हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो ये देखिए, मेरे पास तिरंगा है, हमारे देश का झंडा, और उसी को एक तरीके से हमारी टीम ने एक तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में एक तरह से लहरा दिया है। टीम इंडिया ने जो एक तरह से टैगलाइन था, क्या 8-0 कर पाएंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो चीज़ कर दिया है। तो एक बहुत ही बढ़िया एक तरह से विक्ट्री रही है टीम इंडिया की। और जो एक तरह से हाइप बना था इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए कि ग्रेटेस्ट राइवलरी है स्पोर्टिंग इवेंट में, दो एक तरह से आग राइवल एक दूसरे से भिड़ेंगे। बट अंत में एक तरह से जो रिजल्ट रहा है वो तो काफ़ी वन साइडेड रहा है। और 8-0 रिजल्ट अगर आप देखो तो आपको वो एक तरह से शो नहीं करता है कि एक तरीके से दो राइवल्स हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक तरीके से दो टीमें आपस में खेल रही हैं। और अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे तो शायद जो बायलेटर्स को अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो शायद उनका एक तरह से पलड़ा हल्का सा भारी है। उसी वजह से अगर आप देखो कि ये जो एक तरह से दो टीमें हैं उनको एक तरह से राइवल्स माना जाता है। और उसमें सिर्फ स्पोर्ट ही नहीं, एक तरह से काफ़ी और चीज़ें भी जुड़ी हुई है। उसी वजह से देखो कि दोनों को एक तरह से इतने बड़े टीमों के रूप में देखा जाता है कि एक हाई वोल्टेज क्लास की एक तरह से हम बात करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखो कि ये जो मैच रहा है, जिससे कि एक तरह से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, वो एक तरीके से फीका पड़ा है। टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से अगर आप देखो उनको 7 विकेट से हरा दिया है। और जस्ट लाइक जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ भी देखा था, उसी प्रकार का एक तरह से एक और चीज़ घटा है। बट फ़र्क ये देखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक तरीके से हमें नई बॉल के साथ परेशान किया था। सिर्फ और सिर्फ 2 रन पे हमारे 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे और हमें एक तरह से परेशानी हो गई थी। बट बाद में हमने उससे एक तरह से रिकवर भी किया और मैच जीता। अफगानिस्तान के खिलाफ क्या हुआ कि क्योंकि एक तरह से एक बहुत अच्छा बैटिंग सरफेस था और छोटा सा भी ग्राउंड था, उसी वजह से अफगानिस्तान के जो बैटर्स थे उन्होंने थोड़ा हमें चैलेंज ज़रूर किया था और एक रेस्पेक्टेबल एक फाइटिंग टोटल ज़रूर एक तरह से उन्होंने पुट किया था। बट वहाँ पर अब देखो कि हमने बड़े आसानी से वो रन चेज किया था। बट यहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान जो कि कम्प्लीटली आउटप्लेड हो गया है तीनों ही डिपार्टमेंट में। ना उनसे बैटिंग हुई, ना उनसे बॉलिंग हुई और ना उनसे फील्डिंग हुई। तीनों ही डिपार्टमेंट एक तरह से फेलियर रहे। और जो पहली बार उनको इंडिया को हराना था वर्ल्ड कप में, जो सपना लेके एक तरह से आए थे दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड में, जहाँ पे लिटरली उनके लिए कोई भी सपोर्ट नहीं था, मतलब फैंस की तरफ से, क्योंकि सारे के सारे इंडियन टीम के ही फैंस थे। तो ऐसे में एक टफ चैलेंज उनके लिए था और वहाँ पे एक तरह से वो फेल हो गए और नॉट जस्ट कि फेल हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से वो फेल हुए हैं। तो कंप्लीट मैच के बारे में बात करेंगे। तो खैर देखिए, मैच से पहले बिल्डअप जो कि हुआ था बहुत ही तगड़ा हुआ था। जहाँ पे हमारे मीडिया न्यूज़ चैनल्स को देखिए, उनके भी वहाँ से अगर आप देखो कि मीडिया में, सोशल मीडिया में एक तरह से काफ़ी एक तरह से चर्चे हो रहे थे इस मैच के। और इस मैच का जो हाइप है बहुत एक तरह से ऊपर गया था। लग रहा था कि एक हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट होगा और आई थिंक मुझे भी लगा था जब मैंने प्रीव्यू इस मैच का किया था कि ये मैच जो कि वो 50-50 कॉन्टेस्ट वाला है। पाकिस्तान को आप हल्के में नहीं ले सकते। बट उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि इट नॉट जस्ट कि स्किल का गेम है, बल्कि एक मेंटल टफनेस का भी गेम है। किस तरह से दोनों टीमें एक तरह से मेंटली प्रिपेयर होती हैं। खैर देखिए, पाकिस्तान के लिए मेंटल एक तरह से टफनेस तो ज़रूर था, क्योंकि एक तो वो इंडिया में आके खेल रहे हैं जहाँ पे उनको कोई सपोर्ट नहीं है इंडिया के खिलाफ। हालांकि दूसरे टीमों के खिलाफ अगर खेल रहे थे, जैसा हैदराबाद में खेल रहे थे, फिर भी उनको सपोर्ट मिल रहा था। उनके लिए फैंस चीयर कर रहे थे, बाबर के लिए हो या शाहीन के लिए हो। बट यहाँ पर आप देखो लिटरली ज़ीरो सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ आपको इंडिया में सपोर्ट नहीं मिलेगा, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान हो। दूसरी भी टीम कोई होती तो शायद तब भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन ये भी चीज़ थी कि क्योंकि पाकिस्तान के जो फैंस थे वो भी एक तरह से यहाँ पे मौजूद नहीं थे, उसी वजह से आप देखो कि उनको कम्प्लीटली एक तरीके से नॉट जस्ट की इंडिया के प्लेइंग 11 से खेल रहा था, बल्कि उनके अगेंस्ट पूरी की पूरी इंडियन टीम थी, जो कि मतलब आप अगर गिनती करें तो शायद 1 लाख से भी ज़्यादा क्राउड जो कि वो उस मैदान में एक तरह से मौजूद थे। खैर देखिए, मेंटल एस्पेक्ट को एक तरह से अगर बाद में रखें, आई थिंक वो तो स्किल पे ही हार गए हैं। मतलब पहले बैटिंग करते हुए एक वक्त पे अगर आप देखो कि 155 पर वो टू थे और बाबर और रिजवान दो उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जो कि बैटिंग कर रहे थे। और अभी 20 ओवर बाकी थे, क्योंकि 30 ओवर के करीब वो बैटिंग कर रहे थे। वहाँ पे बाबर आउट होते हैं और उसके बाद अगर आप देखो 36 रन के स्कोर पर ही उनके 8 विकेट गिर जाते हैं और वो 191 रन पे ही ऑल आउट हो जाते हैं और पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाते हैं। तो जो हाल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का किया था चेपॉक में, वही हाल यहाँ पे भी किया है। लेकिन फ़र्क ये था कि चेपॉक में अगर आप देखो फिर भी स्पिनरों के लिए मदद था, तो थोड़ा सा वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जो कि स्पिन के जाल में फंस गए थे। बट यहाँ पर आप देखो अहमदाबाद की जो पिच थी वो तो उतनी ख़राब थी नहीं, थोड़ी सी स्लो पिच जरूर थी, बट ठीक ठाक बैटिंग प्लेस थी। और ऊपर से आप देखो कि आपके जो प्रमुख बल्लेबाज है, बाबर हो गए या रिजवान हो गए, उन्होंने तो सेट होकर एक तरह से आउट हुए हैं। और अगर आप इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जहाँ पे सारे के सारे बैट्समैन फॉर्म में हैं, आप 200 से भी कम रन बनाओगे, वो भी 50 ओवर मैच में, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ही चाहिए होगी।
ऑस्ट्रेलिया ने ऑलमोस्ट वो कर भी दिया था कि 2 पे 3 आउट कर दिए थे, बट बाद में अब देखो कि पार्टनरशिप होती है और इंडियन टीम आसानी से मैच जीत जाती है। यहाँ पे तो आई थिंक पाकिस्तान शायद उतनी मोटिवेटेड थी नहीं कि वो एक तरीके से दमखम दिखा के बॉलिंग करे। पहले ही बॉल पे शाहीन अफरीदी के चौका मारते रोहित शर्मा, और उसके बाद ही नेवर लुक बैक, और एक और रोहित शर्मा स्पेशल हमें देखने को मिला। मतलब आप देखो कि उस दिन अफगानिस्तान के खिलाफ काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे। आज भी अगर आप देखो उसी रिकॉर्ड बुक में और कुछ एक तरह से चीज़ें उन्होंने ऐड कर दिए हैं। एक और शानदार पारी खेली है और एक वक्त पे लग रहा था कि बैक टू बैक सेंचुरी आ जाएगी, और 8th वर्ल्ड कप 100 जो कि यहाँ पे भी आने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ। पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 वाला, वहाँ पे भी उन्होंने 140 रन मारे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। यहाँ पे भी उम्मीद थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए और शतक से एक तरह से चूक गए। लेकिन जितनी भी एक तरह से उन्होंने बैटिंग की है, मतलब ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान के किसी गली मोहल्ले के बॉलर के एक तरह से मार रहे हैं। मतलब शहनशाह अफरीदी, हारिस राउफ, हसन अली, ये कोई छोटे गेंदबाज नहीं है, काफ़ी एक तरह से अच्छे गेंदबाज है। इवन मोहम्मद नवाज और शादाब खान को भी ले लो जो उनके स्पिनर थे, और लिटरली एक तरह से कहेंगे ना, जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, बुलिंग, मतलब वैसा उनको एक तरह से उन्होंने ट्रीट किया है। छक्कों की एक तरह से अगर आप देखो झड़ी लगा दी थी, चाहे पुल शॉट हो, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड हो, या फिर ओवर कवर जो छक्का मारना है एक्सटेंशन करके, वो चीज़ दिखाई थी। और मेरा तो जो फेवरेट वाला आई थिंक जो उन्होंने हारिस रऊफ को मारा था पुल शॉट, वो ज़बरदस्त था, क्योंकि जिस स्पीड के साथ वो बॉल डालते हैं उससे डबल स्पीड में उन्होंने एक तरह से उनको छक्का मारा, तो वो एक तरीके से ज़बरदस्त था। साथ ही एक और छक्का उन्होंने मोहम्मद नवाज को ऐसा निकल के जस्ट फ्लिक कर दिया छक्का, वो भी मतलब क्लासिकल रोहित शर्मा बैटिंग है कि सिर्फ टाइम कर देते हैं और बॉल एक तरह से बाउंड्री लाइन बाहर चली जाती है। खैर, मतलब ऑलरेडी हमने इतने सारे उनके तारीफ कर दिए है रोहित शर्मा के पिछले वीडियोस में अफगानिस्तान वाले मैच में। आई डोंट थिंक कि कोई वर्ड होगा जो उनको डिस्क्राइब करेगा उनकी बैटिंग को। मतलब कि पुल शॉट तो ऐसा है जैसे, मतलब उसमें रोहित शर्मा का नाम ही लिखा हो, और उसमें कंप्लीटली एक तरह से बड़े बड़े अक्षर में ये लिखा हुआ है क्लास और एलिगेंस। मतलब जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे ऐसी बैटिंग तो विराट कोहली, केएल राहुल या कोई भी इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं कर पाएगा जैसा रोहित शर्मा करते हैं। जिस आसानी से वो छक्के मारते हैं, मतलब वो देखने ही बनता है। मतलब आप सोचो, हारिस राउफ 145-50 किलोमीटर के आसपास वो बॉल डाल रहा है, या कि पर आवर, वहाँ से अगर आप देखो उसको सामने छक्का मार रहे हैं, पुल पे आसानी से छक्का मार रहे हैं, आगे डाल रहा है तो ऐसे कवर के ऊपर पे छक्का मार रहे हैं। तो बहुत एक तरह से कहेंगे एफर्टलेस बैटिंग रोहित शर्मा ने की है। बाकी विराट कोहली इस मैच में एक तरह से ज़्यादा देर तक चले नहीं। शुभमन गिल, उनकी कमबैक हुई थी, उन्होंने कुछ कड़क चौके मारे ज़रूर, बट वहीं पे एक और चक्का मारने के चक्कर में वो आउट हो गए। अच्छी चीज़ ये रही कि श्रेयस अय्यर वंस अगेन नॉट आउट गए और इस बार 50 पूरी करके गए हैं, तो एक तरह से कंप्लीट टीम एफर्ट रहा है। बल्लेबाजों ने अच्छा काम किया है, लेकिन इस बार आप देखो तो गेंदबाजों को एक तरह से अपना रिवॉर्ड मिला है, क्योंकि मैन ऑफ द मैच बने जसप्रीत बुमराह। क्योंकि हर बार क्या है कि हम अक्सर बैटिंग जिस तरह से होती है थोड़ा सा हम उसको ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन बीच में भूल जाते हैं कि हमारी गेंदबाजी भी कितना एक तरह से बेहतर हुई है। और वही एक तरह से एक्चुअल रीज़न है कि हम तीनों ही मैचेस में एक तरह से जीत के एक तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह पिछले मैच में भी जैसा ये कहा कि डिजर्विंग थे मैन ऑफ द मैच के, बट क्योंकि रोहित शर्मा की इतनी अच्छी पारी आ गई थी उसी वजह से उनको नहीं मिला, रोहित को मिल गया। इस मैच में भी रोहित की पारी आई थी, बट वो 100 नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप देखो जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 2 ही विकेट लिया है और उसके बावजूद मैन ऑफ द मैच बने हैं, क्योंकि जिस मोमेंट पर उन्होंने विकेट लिया और जिस तरह से उन्होंने विकेट लिया वो एक तरह से काफ़ी स्पेशल था। बाकी गेंदबाज में आप देखो, सिराज अगेन वो महंगे साबित ज़रूर हुए हैं, बट 2 क्रूशियल विकेट उन्होंने निकाले हैं। कुलदीप यादव ने भी अच्छी गेंदबाजी की, जडेजा ने भी आके विकेट निकाले। तो ओवरऑल जैसा कि कहा कि पहले गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया, रोहित शर्मा बतौर कप्तान उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक तरह से टैक्टिकल चेंजेस किए, और जिस तरह से गेंदबाजों को यूज़ किया और जिस तरह से पाकिस्तान टीम को उन्होंने 200 के कम में स्कोर में रोका, क्योंकि आसान नहीं होता है जब 30 ओवर के मार्क तक अगर आप देखो सिर्फ 2 ही विकेट गिरे हुए हो, सामने वाले टीम ने भी 150-60 रन बना लिए हो, वहाँ से टीम को अगले 30-35 रन में ऑल आउट करना उतना आसान नहीं होता है। उसके लिए चाहिए होता है कि प्रॉपर प्लान और एग्जीक्यूशन हो गेंदबाजों के द्वारा, और वही चीज़ उन्होंने किया। और बाद में ऑब्वियसली देखो रोहित शर्मा द बैटर, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरह से टीम इंडिया के लिए चीज़ें आसान कर दी। तो खैर, मैं अगर आपको स्कोर कार्ड के बारे में बताऊं, देखिए जैसा ही कहा कि रोहित शर्मा ने टॉस जीता था और टॉस जीत के गेंदबाजी का निर्णय लिया था, अब थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर लगा था, क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि ऐसे हाई प्रेशर गेम में टीमें प्रेफर करती है पहले बैटिंग करना, बट वहाँ पे देखो रोहित शर्मा ने अपने गेंदबाजों पर ट्रस्ट किया और कंडीशन को भी एक तरह से रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि अ, होता ये है कि सेकेंड इनिंग्स में जो कि एक तरह से बॉल अंडर लाइट्स थोड़ा सा तेज गेंदबाज के लिए मदद तो होता है, सीम स्विंग बॉल होता है इनिशियली, बट एक तरह से वहाँ पे देखिए ड्यू का फैक्टर होता है, और
बॉल जो कि ज़्यादा एक तरह से बेहतर रात में एक तरह से बैट पे आती है, तो आई थिंक उसी वजह से उन्होंने वो एक तरह से चांस लिया और कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा कि हम जिस पे कंफर्टेबल है चेज़ करते हुए, जब तक हम टॉस जीत रहे हैं तब तक एक तरह से वो चीज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि पहले कुछ ओवर जब हुए उसमें लग रहा था कि जैसे रोहित शर्मा ने गलत एक तरह से कॉल ले लिया है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के जो दोनों ही सलामी बल्लेबाज थे, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने स्टार्ट किया था, बट वंस अगर आप देखो एक विकेट गया तो उसके बाद टीम इंडिया ने वहाँ पे एक तरह से प्रेशर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो वहीं पे देखो कि पाकिस्तान की तरफ से शफीक ने 20 किए हैं 24 बॉलों में, जो कि पिछले मैच में शतकवीर थे। इमामुल हक ने भी 36 किए हैं 38 बॉलों में, तो स्टार्ट तो ठीक ठाक ही रहा था। और आप देखो तो 41 की स्टार्ट मिली थी उनको 8 ओवर में, एक विकेट वहाँ पे गिरा। उसके बाद अगर आप देखो बाबर आजम आए तो उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की। फर्स्ट टाइम उन्होंने इंडिया के खिलाफ ओडीआई में 50 मारा है और उसी स्कोर पे आउट हो गए। उन्होंने वहाँ पर आप देखो 58 बॉल खेला है, तो उनकी और इमाम की थोड़ी देर पार्टनरशिप चली, लेकिन वहाँ पे इमाम को हार्दिक ने आउट किया और वो जो दूसरा विकेट गिरा वो 73 पे गिरा। तब तक आई थिंक जो गेम था आई थिंक दोनों के तरफ ही एक तरह से इक्वली झुका हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट ज़रूर कर दिया था बट इंडिया ने भी 2 विकेट निकाल दिए थे। इनिशियली अगर आप देखो उतना एक तरह से गेंदबाजों के लिए मदद था नहीं, और उसको एक तरह से कप्तान और गेंदबाजों ने एक तरह से अंडरस्टैंड किया और उसके बाद उन्होंने जो एक तरह से नेसेसरी चेंजेस करने थे अपने लाइन लेंथ में या अपने एक तरह से प्लान में वो किया, और और उसी हिसाब से गेंदबाजी की, जिससे कि एक तरीके से जो रन रेट था उसको एक तरीके से कंट्रोल में ही रखा। उसके बाद अगर आप देखो जब इमाम आउट हुए, हार्दिक ने उनको आउट किया, उसके बाद रिजवान आए, इन्फॉर्म थे, तो दोनों ने एक तरीके से अच्छी पार्टनरशिप की। और जैसा कि कहा कि 155 तक अगर आप देखो, यानी कि अगले 70-72 रन तक एक विकेट नहीं गिरा, और वहाँ पे दोनों ही बहुत ही आराम से खेल रहे थे। बट वहीं पे देखो आपकी कैप्टनसी की एक तरह से स्किल की एक तरह से टेस्ट होती है, तो वहीं पे रोहित शर्मा ने अच्छे एक तरह से गेंदबाजी में बदलाव किए, मोहम्मद सिराज को वहाँ पे लेके आए, जिनका थोड़ा सा अब कहो दिन खराब चल रहा था, क्योंकि क्योंकि पिछले 2 मैच में आप देखो थोड़े से महंगे साबित ज़रूर हो रहे हैं। बट ये देखिए कि उन्होंने पहला विकेट भी लिया था और बाद में आके एक बहुत अच्छे बॉल पे बाबर आजम को भी बोल्ड मारा, और वो मोमेंट था ऐसा कि जिससे कि एक तरह से वो जो गेट खुलने की बात होती है कि एक विकेट गिरता है फिर 2 और उसके साथ गिर जाती है, बट पाकिस्तान के साथ वहाँ पे देखो कि बाबर के साथ 7 और विकेट गिर गए। उसी मोमेंट पे देखो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी एक तरह से अपने गेंदबाजों को रोटेट किया, स्पिनरों को कुलदीप को लगाए रखा, दूसरे एंड पे जसप्रीत बुमराह को लेके आए। कुलदीप ने क्या किया कि जो उनके 2 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, जो कि 2 अच्छे बैट्समैन है, शॉज शकील और इफ्तिकार अहमद, दोनों को आउट किया। फिर बुमराह ने आके उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन और इस वर्ल्ड कप में शायद उनके सबसे बेहतरीन बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को मारा, और फिर शादाब खान को भी एक ज़बरदस्त बॉल पे बोल्ड मारा। तो वहाँ पर आप देखो तो रिजवान को एक स्लोअर वन मारी, और शादाब के लिए आप देखो कि कहेंगे एक सीम के साथ बहुत अच्छी बॉल डाली और दोनों में एक तरह से उनको चकमा दे दिया। और उसके बाद अगर आप देखो जो टेल था उसको एक तरह से साफ करने की बारी थी, तो उसमें अगर आप देखो तो हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने भी एक तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। तो अगर बैटिंग की बात करें, ऐसा कहा कि बाबर ने 50 किए थे, उसके बाद रिजवान के 49 है, बट बाद में किसी ने भी एक तरह से उस हिसाब से बैटिंग नहीं किया है। हसन अली जो उनके कह सकते हैं गेंदबाज है, उन्होंने 12 रन किए 19 बॉलों में, थोड़ी बहुत हिटें वो लगा देते हैं। इंडिया की गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह अगेन पिकअप द बॉलर थे, 7 ओवर में 1 मेडन डाला है, सिर्फ 19 रन दे के 2 आउट किए हैं, और 2 विकेट कौन से थे, रिजवान और शादाब के। और 2 आई थिंक जो बॉल उन्होंने डाली थी वो काफ़ी स्पेशल बॉल थी, बहुत अच्छी गेंद थी, क्योंकि आसान नहीं होता है ऐसे बैटिंग विकेट के ऊपर ऐसे एक तरह से बॉल एक्सट्रैक्ट करना। बाकी सिराज जैसा का थोड़े से महंगे ज़रूर साबित हुए थे, बट 50 रन दे के उन्होंने 2 आउट किए हैं 8 ओवर में। 2 ही विकेट हार्दिक पांड्या को भी मिले हैं, 6 ओवर में उन्होंने 34 रन दिया है। कुलदीप वॉज एक्सेप्शनल, उन्होंने 10 ओवर में 35 रन दे के 2 आउट किए हैं। दोनों एक तरह से अच्छे विकेट थे, शॉट शकील और इफ्तिकार का, और उस मोमेंट पे आया देखो कि एक बाबर का विकेट गिरा, उसके बाद लगातार उन्होंने उन दोनों को आउट किया, क्योंकि क्या होता है कि एक और पार्टनरशिप हो जाता फिर आई थिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान 270-80 तक देख सकती थी। बट उन दोनों विकेट ने एक तरह से इंश्योर ये किया कि उससे एक तरह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे ना निकल सके। और बाकी जैसा ही कहा, रविंद्र जडेजा ने भी अंत में जाते जाते बहती गंगा में अपने हाथ धो लिए, 9.5 ओवर में 38 रन दे के 2 आउट किया है। शार्दुल ठाकुर जो कि तीसरे सीमर के तौर पे खेल रहे हैं, उन्होंने 2 ही ओवर डाले हैं और 12 रन दिए हैं। तो अभी भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ये जो एक एरिया है टीम इंडिया यहाँ पे काम कर सकती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसा कि चल रहा है उसी तरीके से इसे टीम इंडिया चलने देगी, कि अश्विन को खिलाएंगे स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर, और जहाँ पे हल्का सा एक तरह से लगेगा कि स्पिन के लिए मदद उतना नहीं है तो वहाँ पे वो शार्दुल ठाकुर के साथ जाएंगे। हालांकि अगर इस मैच में अश्विन को खिलाते शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अश्विन भी ठीक ठाक गेंदबाजी इस मैच में कर लेते।
तो ये तो एक तरीके से पहले इनिंग्स की हाल थी जहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग हमने दो हाफ में देखा। पहले अच्छी बैटिंग कर रहे थे 30 ओवर तक, बाद के जो आखिर के मतलब 10-12 ओवर में इतने से ऑल आउट हो गए। तो गेंदबाजी तो इंडिया की तरफ से बेहतरी हुई है। लेकिन एक और चीज़ आई थिंक पाकिस्तान को भी शायद देखना चाहिए, क्योंकि बाद में वो चीज़ हार्दिक पांड्या ने भी कही कि बीच में देखो पार्टनरशिप तो बाबर और रिजवान की हो रही थी, बट उस स्पीड से हो नहीं रही थी, जिससे कि एक तरह से आप सामने वाले टीम पे प्रेशर क्रिएट करो। मतलब पार्टनरशिप आगे चल रही थी, बट रन रेट उतना एक तरह से अच्छा खासा नहीं था। वो एक तरह से 4.5-5 के आसपास ही था। और अराउंड 30 ओवर के मार्क तक आप जैसा ही कहा कि 155 पे थे, यानी कि 5 के आसपास ही एक तरह से रन रेट चल रही थी। तो ऐसे में होता क्या है कि जो बॉलिंग यूनिट होती है वो कभी भी एक तरह से गेम से बाहर नहीं होती है। एक विकेट गिरता है और फिर सडनली आप देखोगे कि चीज़ों को एक तरह से बदलते हुए, और वही चीज़ एक तरह से पाकिस्तान के साथ भी हुआ। करंट जनरेशन में आप देखो तो टीमें कोशिश करती हैं कि हम 6-6.5 के एक तरह से रन रेट से चले, जितना भी एक तरह से हो सके प्रेशर बिल्ड करे गेंदबाजी यूनिट पे, स्पेशली जो 11 से लेके 40 ओवर का मार्क होता है, क्योंकि वहाँ पर आप देखो एक फील्डर जो कि वो सर्कल से बाहर कम होता है, तो इस समय बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा वहाँ पे आसान रहता है कि थोड़ा सा वहाँ पे एक तरह से रन स्कोरिंग को बढ़ाए और थोड़ा सा स्पिनरों पे अटैक करे। आई थिंक वही गलती उन्होंने की बाबर और रिजवान ने। तो उन्होंने जडेजा और कुलदीप को एक तरीके से अटैक ही नहीं किया, उनको एक तरह से सेटल होने दिया, और उसी वजह से देखो जब बाद में तेज गेंदबाज आए उनके थोड़ा सा इजी हो गया। और खैर ये तो एक तरीके से आई थिंक पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड इन वर्ल्ड कप, क्योंकि अभी भी 6 मैचेस बचे हुए हैं। तो आई थिंक जब तक ये अप्रोच चेंज नहीं करेंगे, आई थिंक कोई भी बड़ी टीम इनको आराम से हरा देगी। तो काफ़ी एक तरह से क्रूशियल होगा कि थोड़ा सा अपना एक तरह से माइंड सेट भी एक तरह से चेंज करे, स्पेशली जब बैटिंग कर रहे हैं। और आई थिंक उनके जो प्रमुख बल्लेबाज है बाबर, रिजवान, इमाम उल हक, उनको एक तरह से वो स्टेप लेना ही पड़ेगा। बाद में देखो जैसा कहा कि टीम इंडिया ने रन चेज किया और बड़े आसानी से रन चेज किया है। अगर आप देखो तो रोहित शर्मा ने 86 किए हैं 63 बॉलों में, 6 चौके और 6 छक्के मारे हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे थे, शतक से चूक गए, बट बहुत ही एक तरह से क्लासी इनिंग्स देखने को मिली। शुभमन गिल लुक्ड गुड, पहले ही बॉल पे उन्होंने भी चौका मारा था। 11 बॉलों में 16 रन किए हैं, 4 चौके उसमें मार दिए हैं। एक और चौका मार रहे थे, बट वहाँ पर आप देखो कैच आउट होकर लौट गए। विराट कोहली 18 बॉल में 16 रन है, एक रेयर फेल्यूर है। वो भी एक तरह से डोमिनेट कर रहे थे गेंदबाजों को। एक कवर ड्राइव मारा, वो आई थिंक उसको आप फ्रेम कर सकते हो, जिसमें और आप देखो बिल्कुल लीन हो कि उन्होंने शहीन अफरीदी को वो कवर ड्राइव मारा था, बट एक अनकैरेक्टरिस्टिक शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। बाकी अगर आप देखो श्रेयस अय्यर के लिए अच्छा ये हुआ कि उन्होंने टाइम स्पेंड किया बेंच में। 53 रन उन्होंने 62 बॉलों में की है, 3 चौके और 2 छक्के मारे हैं। तो आई थिंक उनका भी एक तरह से केस वैसा ही था जैसा कि ईशान किशन का और विराट कोहली का पिछले दिन पे था, कि दूसरे एंड से एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे वो रोहित शर्मा की पारी को एंजॉय कर रहे थे। बट बाद में जब रोहित आउट हुए तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैच खत्म करके ही आए। केएल राहुल जिन्होंने 19 रन किए हैं 29 बॉलों में, थोड़ा सा धीमा जरूर खेल रहे थे, बट वहाँ पे इंश्योर किया कि विकेट ना गिरे और आराम से जो कि मैच आप इंडिया को जिता के आए। गेंदबाजी की बात ना ही करें तो बेहतर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सारे के सारे अच्छे गेंदबाज हैं, बट किसी ने भी अच्छी गेंदबाजी की नहीं है। शहीन अफरीदी ने 6 ओवर में 36 रन देके 2 आउट किए हैं, विकेट उन्होंने 2 लिए हैं, बट वो जो एक तरीके से थ्रेटनिंग लगते हैं वो बिल्कुल नहीं लगे। बाकी हसन अली ने भी 6 में 34 रन देके 1 आउट किया है। मोहम्मद नवाज 8.3 में 47 पड़े हैं, हारिस रफ को 6 में 43 रन पड़े हैं, और शादाब खान को 4 में 31। तो जो भी एक तरह से प्रेशर बिल्ड करना था तो उनके जो 2 नए बॉल के गेंदबाज थे शहीन और हसन अली, उन्होंने क्रिएट किया, अपने में एक तरह से 3 विकेट बांट लिए। बट ऑलमोस्ट सभी गेंदबाज की पिटाई हुई है, और स्पेशली आई थिंक हारिस राव की जिस तरह से पिटाई हुई है, स्पेशली रोहित शर्मा ने जिस तरह से उनको मारा है, वो देखने में एक तरह से मज़ा आया कि सामने वाले टीम का सबसे तेज गेंदबाज जो कि ऑलमोस्ट 150 के आसपास फेंकता है, उसको बड़े आराम से बड़े प्यार से रोहित शर्मा ने मारा है। विराट कोहली भी उनको एक तरह से मारा था एमसीजी में, और यहाँ पे रोहित शर्मा ने भी एक तरह से अपना क्लास दिखा दिया है। तो खैर एक तरीके से इस मैच का हाल रहा है। इसके बाद अगर आप देखो इंडिया को थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, जब वो पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, 19 तारीख को शायद मैच है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें, उनको अगले दिन पे 20 तारीख को खेलना है, लेकिन वो होगा काफ़ी बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम एक तरह से कहेंगे अभी वॉन्डेड टाइगर जैसा है, कि वो भी थोड़े से घायल है। 2 में से 2 मैच हार चुके हैं। हालांकि अगर आप देखो ऑलरेडी वो एक और मैच खेल के आएंगे श्रीलंका के खिलाफ, तो अगर वो वहाँ से जीत के आते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मैच जो कि वो बैंगलोर में है, चिन्ना स्वामी में, और वहाँ पे अच्छे बैटिंग सरफेस के ऊपर आप ऑस्ट्रेलियन टीम से उम्मीद करोगे कि वहाँ पे वो अच्छा करेंगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, आपको क्या लगता है कि
क्या पाकिस्तान टीम जो कि इससे उभर पाएगी, जो उनको एक तरीके से झटका लगा है टीम इंडिया के द्वारा। और ये भी बताइए कि क्या टीम इंडिया इस जीत के बाद अब कंफर्म हो चुका है कि टॉप 4 में एंटर कर रहे हैं, और क्या इंडियन टीम इस बार ट्रॉफी ले रही है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहे। जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको ये तिरंगा दिखा देता हूँ और इसको थोड़ा सा लहरा देता हूँ, क्योंकि यही काम किया है हमारी टीम इंडिया ने आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में। तो ये है कि बेस्ट विशेस फॉर टीम इंडिया फॉर अपकमिंग मैचेस। कम ऑन इंडिया, ऑल द बेस्ट।